नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद देखेंगे कि कहां से कहां तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। और ये सभी अनुच्छेद हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जो कि ट्रिक हमारे पास है पकानी कोका दियोदशम। ये आपने 2-3 बार बोलनी है, आपको याद हो जाएगी। पकानी के पौ से पद के बारे में बात की गई है, जिसका वर्णन आपका अनुच्छेद 52 में मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो देश का प्रथम नागरिक होता है ये आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में कई बार पूछा जाता है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तब आपने उत्तर देना है राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, उस स्थिति में आपको उत्तर देना है प्रधानमंत्री। इसके साथ ट्रिक को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं पकानी के का से मतलब कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो कार्यपालिका की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है। ध्यान देना है, अगर हम भारत के संविधान को देखते हैं तो यहाँ पर कार्यपालिका को 2 भागों में विभक्त किया है। एक आपका वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा है नाम मात्र कार्यपालिका। अगर हम राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उस स्थिति से हमें ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति है इनके पास नाम मात्र कार्यपालिका है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये नाम मात्र कार्यपालिका होती क्या है, आपको शायद यहाँ पर स्पष्ट समझ नहीं आ रहा होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका राष्ट्रपति होता है ये आपका मात्र कागजों का प्रमुख होता है, पर वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। सीधा सा मतलब है जो भी निर्णय लेना है देश के प्रति, ये सभी निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की सहायता से लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। माना कि लोकसभा से कोई विधेयक पास हुआ है, तत्पश्चात आपका राज्यसभा से भी वो विधेयक पास हो चुका है और अंत में साइन के लिए वो राष्ट्रपति के लिए जाता है। अगर राष्ट्रपति उसमें साइन करते हैं तो उस स्थिति में उसको कानून माना जाता है। तो सीधा सा मतलब हुआ, अगर लोकसभा या राज्यसभा से आपने कोई भी विधेयक आरंभ किया, वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, जब तक उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हुई। आशा कर रहा हूँ मेरे द्वारा जो भी समझाया जा रहा है ये आपको समझ आ रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन का जो वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद 54 में किया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए मुख्य तौर पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। यहाँ पर आपने विधानसभा को 2 भागों में बांटना है। एक है राज्य विधानसभा और दूसरी है आपका केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, ये भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एक शब्द हमारे राजनीति शास्त्र में विधानमंडल आता है, उसमें हमारे 2 भाग होते हैं। एक विधानसभा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है या नहीं? तो इसका सही उत्तर है नहीं। और साथ ही साथ आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के लिए 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के लिए जो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या वो दोनों भाग लेते हैं कि नहीं? तो इसका उत्तर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्यों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और ना ही लोकसभा के लिए जो 2 एंग्लो इंडियन जाति के लोग होते हैं वो भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर जब हम बात करें कि कौन नहीं भाग लेता है तो हमारे जहन में एक प्रश्न और उठता है कि जब हम बात करते हैं राज्यों की विधानसभाओं की, अगर राज्यों की विधानसभा किसी कारणवश भंग हुई है तो क्या उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या नहीं? तो इसका उत्तर होना चाहिए नहीं। उस
भंग हुई विधानसभा के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अब सीधा सा उत्तर ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो आपने ध्यान देना है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा। यहाँ पर ध्यान देना है, जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति का चुनाव है इन्हें करवाता कौन है। इन्हें करवाता है आपका निर्वाचन आयोग, बोले तो इलेक्शन कमीशन। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है। अगर तो आपको ऑप्शन में दिया होगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा, तब भी ठीक है, पर अधिकतर एग्जामों में आपको मिलेगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। ध्यान देना है, जब हम राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली की बात करते हैं तो हम बीबी गिरी को कैसे भूल सकते हैं। जो बीबी गिरी जी हैं, बीबी गिरी एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिनकी जीत दूसरे मतगणना में हुई थी। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। ध्यान दो, अगर आप मेरे साथ भारत की पॉलिटी बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हेलो का मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। 2 डेमो क्लासेस के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू पॉलिटी पढ़नी है या नहीं। ट्रिक को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति के कोटे की। जो राष्ट्रपति का कोटा है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ से केवल इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो कोटा निकलता है दिए गए मतों की संख्या +1, उम्मीदवारों की संख्या या पदों की संख्या +1। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वास्तव में ये कोटा होता क्या है। ध्यान दीजिए, कोटा एक मिनिमम वोट होता है। इतने वोट जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव क्षेत्र में हैं, इतने वोट उनको प्राप्त करने ही पड़ेंगे। आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो भी कोटे की न्यूनतम वोट की वैल्यू है, अगर वहां तक कोई भी उम्मीदवार नहीं पहुंचता है तो उस स्थिति में क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर न्यूनतम कोटा आपस 20 है। जो भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति 20 मत प्राप्त नहीं करता है तो उस स्थिति में चुनाव दोबारा करवाने पड़ते हैं। अब सारा लेते हैं ट्रिक का, बात करते हैं कार्यकाल की। जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 56 में किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाता है तो उस स्थिति में आपको उत्तर देना है 4 साल। और कई बार आपको रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाता है, रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो भी मैंने कार्यकाल से संबंधित तथ्य बताए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है इनको शपथ कौन दिलाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीधी भाषा में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसके साथ आगे बात करते हैं दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है। तब आपने उत्तर देना है आर्टिकल 57 में। जब दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैसे भूल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1952 से लेकर 1962 तक। इस अनुच्छेद का सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने जीवन में जितने बार उसका मन करे उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में उसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम बात करते हैं यूएसए की, जो यूएसए का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो मात्र केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके साथ बात करते हैं योग्यता की। जब हम योग्यता की बात करते हैं तो हमें आर्टिकल 58 याद आना चाहिए। योग्यता मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए,
वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो आपका राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा के सदस्यों निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और ये किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का मतलब यहाँ पर सरकारी नौकरी से है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने इससे पहले एक शब्द निकाला दिवालिया। दिवालिया कौन होता है? जिसने बैंक से अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्जा लिया हो और उसको वापस नहीं चुका पा रहा है, उसे हम दिवालिया कहते हैं। इसके साथ बात करते हैं लाभ के पद की। जब हम लाभ के पद की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है सरकारी नौकरी से। सीधा मतलब है अगर आप सरकारी नौकर हो तो आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं उठ सकते हैं। पर आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, नहीं सर, हमने तो पढ़ा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति उठ सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सरकारी नौकर होते हुए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको वो सरकारी नौकरी का जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा। सीधा मतलब है आपको सरकारी नौकरी से त्याग देना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तब ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो उस स्थिति में एक कहावत ठीक बैठती है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सीधा मतलब है आपका राष्ट्रपति का सपना भी अधूरा रहा और सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब आपने ध्यान से सुनना है, हो सकता है कि आपको जानकारी अच्छी लगे। यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने थोड़ा साधारण और आम आदमी के साथ गलत किया है। ध्यान देना है कैसे। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का सदस्य है, वो तब तक अपना पद नहीं त्यागेगा जब तक वो राष्ट्रपति के तौर पर विजेता नहीं हुआ। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। माना किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर उठा है, वह राज्यपाल तब तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता है जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बन जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका क्या मतलब है? जो आपका जो राज्यपाल है, अगर इन केस वो चुनाव हार गया उस स्थिति में वो राष्ट्रपति तो नहीं बन सकता है, पर वो अपने राज्यों का राज्यपाल अभी भी बना रहेगा क्योंकि वो त्यागपत्र नहीं देगा। सीधा मतलब है जो वो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उठने से पहले अपने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र नहीं देता है। यहाँ पर एक कहावत ठीक बैठती है, पांचों उंगलियां घी में होना। अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीता तब तो राष्ट्रपति, अगर हारे तब फिर भी तो उस व्यक्ति के पास राज्य का राज्यपाल का पद तो है ही। पर अगर आप यहाँ पर सरकारी नौकर को देखते हैं, चाहे वो पियोन क्यों ना हो, उसको उम्मीदवार उठने से पहले, उम्मीदवार बनने से पहले अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या आपको इसमें समानता नज़र आती है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ बात करते हैं शपथ की। जो राष्ट्रपति की शपथ की बात अनुच्छेद 60 में की गई है, पर हमें पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति की शपथ है इसे कौन दिलाता है। सीधा मतलब है राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति जी हैं इनको कौन सी शपथ दिलाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पद और गोपनीयता की शपथ। सीधा मतलब ये है कि संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ इनको दिलाई जाती है। जैसे आपने अभी सीखा कि जो राष्ट्रपति है इनको शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। पर आपसे मेरा प्रश्न है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको देता है। अंत में बात करते हैं महाभियोग की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाभियोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो आपने उत्तर देना है 61 में है। सबसे पहले समझते हैं महाभियोग। जो महाभियोग है ये क्या होता है? महाभियोग का सीधा मतलब है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाभियोग क्यों लाया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आता है या संविधान का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर महाभियोग लाया जाता है।
यहाँ पर ध्यान देना है, जो महाभियोग है, कई बार प्रश्न उठता है कि जो महाभियोग है ये कहाँ से आरंभ होता है। तो ध्यान देना है, जो महाभियोग है ये किसी भी सदन से आरंभ हो सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। अब आपके जहन में यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग, सीधा मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्यों और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों, ये सभी इसमें भाग लेते हैं। ये तो बात हुई महाभियोग में भाग लेने वाले सदस्यों की। पर अब हमें पता होना चाहिए जो महाभियोग है ये आरंभ कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो महाभियोग है ये या तो लोकसभा से आरंभ हो सकता है या राज्यसभा से आरंभ हो सकता है। सीधा मतलब है कि यह संसद के किसी भी सदन से आरंभ हो सकता है। माना अगर ये लोकसभा से आरंभ होता है तो ध्यान दीजिए, अगर हमें प्रस्ताव आरंभ करना है तो लोकसभा का 1/4 सदस्यों सहमत होना चाहिए। सीधा मतलब है 545 में से 25% लोकसभा के जो सदस्य हैं वो उस प्रस्ताव को लेकर सहमत होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है, जब प्रस्ताव आरंभ होता है तो 1/4 से आरंभ होता है, पर जब लागू होता है तो 2/3 से लागू होता है। मतलब सीधा है, जब महाभियोग लागू होता है तो आपके पास 66% लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, तभी उस प्रस्ताव को लागू हुआ माना जाता है। जब प्रस्ताव लोकसभा से लागू होता है उसके बाद उसको राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। पर यहाँ पर ध्यान देना है कि जो प्रस्ताव राज्यसभा के लिए जाता है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि आपके प्रति हमने महाभियोग आरंभ किया है। अगर राष्ट्रपति अपने पक्ष में कुछ कहना चाहता है, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, तो वो राज्यसभा में जाकर कह सकता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा राष्ट्रपति के पक्ष की बातों से सहमत नहीं होते हैं तो उस स्थिति में वहाँ से भी प्रस्ताव लागू होना शुरू हो जाता है। 14 दिन के बाद जब राज्यसभा में प्रस्ताव लागू होता है तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कितने बहुमतों के साथ प्रस्ताव लागू होना चाहिए। तो आपका उत्तर होना चाहिए 2/3 बहुमत से। तो इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा से महाभियोग लागू हो गया है। तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आशा करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।